गुड आफ्टरनून मनीष। देखिए, आपने सही कहा कि सरकारी बैंक्स में पिछले 2-3 साल में बहुत कुछ बदला है। एसेट क्वालिटी का जो मसला पहले हुआ करता था, मुझे याद है कि काफ़ी बैंक्स में हिस्टोरिकल लेवल्स पे एसेट क्वालिटी बहुत खराब हुआ करती थी। और यही कारण था कि सरकारी बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो वैल्यूएशन का जो गैप था वो बहुत बड़ा था। लेकिन पिछले साल 2 साल में हमने देखा है कि ये बैंकों ने अपनी एसेट क्वालिटी ठीक ठाक की है। कासा रेशो तो वैसे भी इनका अच्छा था, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी बड़ा है। और अभी जब क्रेडिट ग्रोथ 13-14% हो चुका है, तो इन्होंने भरपूर फायदा लेके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत मजबूत की है। और ज्यादातर मैं बोलूंगा कि नॉट ओनली बड़े बैंक जैसे एसबीआई हो गया, छोटे बैंक्स में भी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आ चुकी है। और ये ऑलरेडी शेयर के प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हो चुका है, बैंक के मैनेजमेंट कमेंट्री से भी देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से अभी लग रहा है कि शायद और भी तेजी और भी बैलेंस शीट स्ट्रेंथनिंग ये सरकारी बैंक्स करेंगे, और काफी अच्छे मौके निवेशकों को मिलेंगे सरकारी बैंक्स के बास्केट में से। एसबीआई का अगर आप परफॉर्मेंस देखें जून क्वार्टर का, तो नंबर्स तो काफी अच्छे थे। थोड़ा बहुत नेट निम्स में थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर था, लेकिन वो वन टाइम कोई एडजस्टमेंट था। ऑलरेडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एसबीआई के, उन्होंने कहा कि ये अगले क्वार्टर में नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, जो क्रेडिट ग्रोथ है उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट था वो कि बैलेंस शीट की साइज बढ़ गई, क्रेडिट डिसबर्सल्स बढ़ गए। स्पेसिफिकली अगर हम सेगमेंट की बात करें तो होम लोन में बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिला। और मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर इकोनॉमी 7% के ऊपर बढ़ती है तो डेफिनेटली बैंकों को फायदा होगा। कॉर्पोरेट कैपेक्स भी बहुत जोरों से चल रहा है। सबसे बड़ी बात, एसबीआई का जो दूसरे बिजनेसेस है जैसे इंश्योरेंस हो गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस हो गया, जो बेसिकली कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर में आते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगले साल भी अच्छी ग्रोथ रहेगी। सेकंड हाफ ऑफ FY24 में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी जो रेट चल रहा है, मेरे ख्याल से मार्केट में ऐसा अनुमान है कि ग्रोथ शायद स्लो हो जाए, लेकिन हमको लग रहा है कि इस लेवल से डाउनसाइड काफी प्रोटेक्टेड है। कम से कम अगले 12 महीने का हमारा जो इन्वेस्टमेंट कॉल है, यहाँ पे करीबन 650 का रहेगा। डेफिनेटली आपको अगर निवेश करना है एक अच्छी सरकारी बड़ी बैंक में, तो आपको एसबीआई अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना है। अच्छी खासी कमाई होगी। अब मनीष, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हमारा व्यू पॉजिटिव है। देखिए, हमने तो इस बैंक को 28-29 रुपए से ट्रैक करना शुरू किया था। हमको लग रहा है कि बहुत अच्छी रिटर्न आ गई है, क्योंकि देखिए बैंक छोटा जरूर था लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तगड़ी थी। इनफैक्ट इनका कासा रेशो मनीष मैं देख रहा था करीबन 50% के ऊपर है। सबसे बड़ी बात, एसेट क्वालिटी का जो प्रेशर पिछले 2-3 साल में था वो बिल्कुल निकल चुका है। और डिसबर्सल्स की बात करें और लोन अप्रूवल्स की बात करें तो बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ इन्होंने रिकॉर्ड की है। सबसे बड़ी बात, बैंक अभी बहुत बड़ी मात्रा में डिजिटाइजेशन की तरफ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपने सही कहा कि महाराष्ट्र और पुणे में, ज्यादातर महाराष्ट्र में पुणे में इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है। तो डेफिनेटली ग्रोथ मोमेंटम अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से आने वाले साल 1.5 साल की अगर हम बात करें तो इनके पास अभी काफी कैपिटल है डिप्लॉय करने के लिए। अभी हाल ही में इन्होंने एक ओएफएस भी किया था, बट मुझे लग रहा है कि कम से कम 55-56 का रेट लेके यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। हालांकि देखिए, स्टॉक 29 से 44 काफी तेजी से भागा है छोटे समय में, लेकिन यहाँ पे भी अगर किसी को निवेश करना है तो 55-56 का एक नियर टर्म का आपको टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये बहुत एस्टैब्लिश्ड और स्टेबलाइज्ड बैंक है, तो इसमें जरूर एक अच्छा निवेश का मौका बन सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी मुझे लग रहा है कि मर्जर और एक्विजिशंस के बाद हमने देखा है कि बहुत बड़ी बैलेंस शीट साइज बैंक ऑफ बड़ौदा की बनी है। प्लस अगर हम रिजल्ट्स देखें तो मुझे लग रहा है कि FY23 और जो पहला क्वार्टर FY24 का है, वहां पे अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको देखने को मिला है। देखिए, दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मुकाबले में ये थोड़ा सा स्लो मूवर जरूर है, लेकिन जिस प्रकार की एसेट क्वालिटी है, लोन बुक ग्रोथ है, बैलेंस शीट साइज है, मुझे लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज FY24 और उसके बाद FY25 में अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। क्योंकि बेसिकली देना बैंक, सिंडिकेट बैंक इनके साथ मर्ज हो चुका है, इनका ज्योग्राफिकल नेटवर्क भी बड़ा है, तो ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन ये में पहुंचे, तो इसका फायदा भी बैंक को मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर नजरिया एक 8 से 12 महीने का है तो 250-260 का एक टारगेट प्राइस आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि अभी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, डोमेस्टिक फंड्स है, काफी इंटरेस्ट इस स्टॉक में ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशंस काफी रीजनेबली अट्रैक्टिव है। कैनरा बैंक की भी अगर हम बात करें तो सरकारी बैंक्स में, बड़े बड़े सरकारी बैंक्स में इनका भी नाम काफी अच्छा आता है। क्योंकि देखिए, पहली बात तो इनका कोर बैंकिंग बिजनेस तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। एसेट क्वालिटी जो लेवल है वो करीबन 2-2.5% तक आई है। बुक ग्रोथ भी काफी अच्छी तरह से डबल डिजिट हो चुका है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूटर मेरे ख्याल से जो मार्केट पॉजिटिवली वॉच कर रहा है, वो उनकी हाउसिंग फाइनेंस की जो सब्सिडरी है कैनफिन होम, जो कैनरा बैंक की सब्सिडरी है, वहां
पे बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए हाउसिंग फाइनेंस में ये पहले से काफी प्रॉफिटेबल थी, तो कैनफिन होम्स का भी मुझे लग रहा है कि इस साल ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा। यहाँ पे हमने देखा है कि कैनफिन होम्स ऑन स्टैंड अलोन बेसिस की भी वैल्यूएशंस बहुत अच्छी तरह से बढ़े, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अगर आपका नजरिया साल भर का है तो बहुत समय तक ये स्टॉक अभी करंट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी रिजल्ट्स आने के बाद कोई बड़ी रीरेटिंग नहीं हुई, मार्केट्स को लग रहा था कि आगे शायद ग्रोथ सस्टेन हो या ना हो, लेकिन 12-13% का क्रेडिट ग्रोथ भी अगर बढ़ता है और ग्रो होता है तो मुझे लग रहा है कि बैलेंस शीट बढ़ाने में अच्छी सुविधा होगी। तो यहाँ पे भी साल भर का नजरिए के लिए मनीष हमने 410 का टारगेट दिया है। ये भी एक बैंक है जो आप इस लेवल से भी खरीद सकते हो, अच्छी खासी कमाई होगी प्रोवाइडेड आपके पास कम से कम 12-15 महीने है। नहीं मनीष, पीएनबी को लेके घबराहट तो इसलिए होती थी क्योंकि देखिए ये नीरव मोदी का जो फ्रॉड हो गया उसके बाद शेयर में बहुत बुरी तरह से पिटाई हो गई। मार्केट्स को इस बैंक में बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन ग्रेजुअली अगर पिछले 2-3 सालों में इन्होंने पूरी तरह से अपने ऑपरेशंस को ओवरऑल किया है, एसेट क्वालिटी को ठीक ठाक किया है, और सबसे बड़ी बात ये काफी पुरानी बैंक है, जोग्राफिकल रीच भी काफी बड़ा है, प्लस काफी वेल डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस है, जैसे हाउसिंग फाइनेंस है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, काफी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए बहुत सारा समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अभी जो FY24 का साल शुरू हो चुका है, यहाँ पे नंबर्स इन्होंने बहुत अच्छे दिखाए, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है। यहाँ पे भी मैं बताना चाहूंगा कि इनकी जो सब्सिडरी है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे भी ये ऑलमोस्ट थर्ड प्लेयर है, बड़ी प्लेयर है हाउसिंग फाइनेंस में, तो इसका भी फायदा बैंक को मिलेगा। यहाँ पे बातें चल रही है कि शायद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा या यहाँ पे ये बेचेंगे तो थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग आपको मिलेगी। प्लस इनका काफी स्ट्रेटेजिक स्टेक इंश्योरेंस में भी है, पीएनबी मेटलाइफ की भी इनकी एक जॉइंट वेंचर सब्सिडरी है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो आगे चल के इनको बहुत काम करेंगे, ऑल्दो कोर बैंकिंग बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है होल्ड करे, फ्रेश खरीदने का अगर किसी को मन होता है तो थोड़ा सा निचले लेवल पे खरीद ले, लेकिन फेयर वैल्यू करीबन 85-90 तक जाने की पॉसिबिलिटी है अगले साल। लग रहा है कि आपको अभी एचडीएफसी बैंक को एक नया रूप में देखना है, क्योंकि एचडीएफसी का मर्जर एचडीएफसी बैंक के साथ हो चुका है, इनकी बैलेंस शीट साइज बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात जो मैनेजमेंट ने कहा है कि काफी क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, क्योंकि जो एचडीएफसी के जो कस्टमर्स थे उन्होंने एचडीएफसी बैंक से बहुत कम कमर्शियल डीलिंग की थी, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो क्रॉस सेलिंग में से आएगा। प्लस काफी खर्चे हैं जो कॉमन है वो काफी कम हो जाएंगे, और काफी हद तक देखिए एचडीएफसी बैंक ये भी मान के चल रही है कि बैलेंस शीट अच्छी तरह से बड़ी होती है तो ग्लोबली भी इनको काफी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मुझे लग रहा है कि देखिए पिछले एक साल से स्टॉक में कोई बड़ा रिटर्न मिला नहीं है, लेकिन बैंक का जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है वो काफी इंटैक्ट है। इनफैक्ट मर्जर के बाद भी हम देखेंगे जो सितंबर का क्वार्टर आएगा, होपफुली मार्केट ऐसा अनुमान लगा रही है कि शायद आपको कंसोलिडेटेड नंबर साथ में मिलेंगे, तो ऑब्वियसली नंबर्स तगड़े आएंगे। एसेट क्वालिटी की बात करें, लोन बुक की बात करें, तो एचडीएफसी ने ऑलवेज अपनी क्वालिटी टॉप क्लास रखी है, ऑलवेज ट्रिपल ए कस्टमर्स पे ही फोकस किया है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समय आपको देना है। देखिए मर्जर होने के बाद चैलेंजेस तो रहेंगे, बट पॉजिटिव जो आएंगे मुझे लग रहा है आपको अगले 12-15 महीने में अच्छी तरह से सरप्राइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी अगर कोई खरीदता है तो अच्छी खासी कमाई होगी। थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन चाहिए। करीबन 1800 का लेवल के लिए हमको लग रहा है कि एक साल यानी 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे खरीदा जा सकता है। एक्सिस बैंक में भी आपको पॉजिटिव व्यू लेके चलना है। बहुत समय के बाद स्टॉक थोड़ा चला है। आई थिंक यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पहले क्वार्टर में काफी अच्छी कमेंट्री आई है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अगर किसी को एसआईपी मोड भी करना है तो इसमें एक पोजीशन आप बना सकते हो। हमारा हाउस व्यू है कि करीबन 1175-1200 का एक टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है 12-15 महीने में, तो यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है।